नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शय और मात का खेल हर दिन चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, और यही राजनीति की बिसात भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देवी सिंह भाटी से मुलाकात की चर्चाएं क्या थी? देवी सिंह भाटी को बीजेपी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दे दी है। अब बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे देवी सिंह भाटी। देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे, वसुंधरा खेमे के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो बीजेपी में पिछले कुछ महीनों से लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद बीकानेर संभाग में देवी सिंह भाटी के बीजेपी में आ जाने से क्या कुछ असर होगा, और उसका प्रदेश की राजनीति में भी कोई संदेश हो पाएगा, या फिर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रह जाएगा ये मुद्दा। आज हमारे खास मेहमानों से इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नरुक्का बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रवि कुमार सिकदर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मधु आचार्य बीकानेर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार मधु आचार्य के साथ महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तो सुरेंद्र सिंह जी आपसे ही करना चाहेंगे। देवी सिंह भाटी जी के आने से बीजेपी कितनी मजबूत हो रही है? मैं आपको ये बताऊं राकेश जी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक मजबूत पार्टी है, और उसमें किसी के आने से और किसी के जाने से कमजोरी या मजबूती आने की बात वो अलग है। देवी सिंह जी भाटी कद्दावर नेता हैं, और देवी सिंह जी भाटी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के थे। और देवी सिंह जी भाटी के नेतृत्व में और देवी सिंह जी भाटी के भारतीय जनता पार्टी के साथ में काफी चुनाव लड़े, उन्होंने 7 बार वो विधायक रहे हुए हैं। इसलिए देवी सिंह जी भाटी का भारतीय जनता पार्टी में वापस आना ये अच्छी बात है, और परिवार के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और भारतीय जनता पार्टी में इसमें मजबूती भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और देवी सिंह जी भाटी केवल एक समाज के ही नहीं, सर्व समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। उन्होंने जब आंदोलन किया उस वक्त भी वो सामाजिक न्याय मंच बनाया, और सामाजिक न्याय मंच के आधार पर उन्होंने सभी समाजों से आपस में जुड़ के आगे बढ़ने की बात कही। और जहां तक आर्थिक आधार पर आरक्षण वाली जो बात है, उनका भी काफी वो मुद्दा था, जिसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी लेके भी आए और आर्थिक आधार पर आरक्षण भी दिया। इसलिए देवी सिंह जी भाटी के जी आने से भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है, और अच्छा है। हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वो कुछ समय के लिए दूर चले गए, उसके बाद वापस अपने परिवार में आए। जी, रवि कुमार सिकदर जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब मुलाकात की थी तो चर्चाएं कुछ और चल रही थी। हालांकि दो राजनेताओं के बीच मुलाकात के बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन वो जो भी मायने, जो भी कयास, जो भी विश्लेषण चल रहा था, उस विश्लेषण में अब फर्क आ गया है। नमस्कार मीना जी। और भाजपा के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गहलोत जी की और वाटिका की जो मीटिंग थी, वो उनकी क्या मीटिंग थी, उसके मायने आपने कहा कि कई मायने होते हैं मीटिंग के, तो वो मायने उनको पता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने आते ही बता दिया कि आने से फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो भाटी जी को अब एहसास हो जाएगा कि आते ही उनको इस तरीके से कहा गया है कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा पार्टी में। साथ ही मैं एक बात और बताऊंगा कि ये उनका व्यक्तिगत और निजी फैसला था कि भाजपा में उनको, लेकिन भाजपा में शामिल होकर वो हासिल क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? वही अर्जुन राम मेघवाल जी, जो उनके कट्टर विरोधी हैं, जिनकी वजह से उन्होंने पार्टी भी छोड़ी। अब उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से, उसी इलाके से वो वापसी आए, तो क्या उनको वो अर्जुन राम मेघवाल जी स्वीकार कर लेंगे? साथ ही आपने कहा कि वसुंधरा जी के करीबी मानी जाती, तो वसुंधरा जी के लिए गए हैं शायद वो भाजपा में, तो जाने से कहीं ना कहीं अब विस्फोट जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि भाटी साहब वसुंधरा जी के फेवर में बात करेंगे, और साथ ही जो भाजपा बिखरी भी पड़ी है, टूटी भी पड़ी है, 10 मुख्यमंत्रियों ने अपने कुर्ते पजामे डाल दिए हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जो ख्याली पुलाव बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक विस्फोट का कारण बनेंगे, क्योंकि भाटी जी जाकर सीधा वसुंधरा जी के फेवर में बात करेंगे। और वसुंधरा जी को आप देख लीजिए, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। बात करते हैं महिलाओं की सशक्तिकरण की, लेकिन आप उनके मंचों में देखिए कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, जिसे मोदी जी नजर तक नहीं मिलाते हैं, उनको सम्मान की नजर से देखते तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं भाटी जी की वापसी
भाजपा में विस्फोट का कारण करेगी, और ये विस्फोट आने वाले समय में दिखाई भी दे देगा। और इसका कोई इतना बड़ा महत्व कांग्रेस में तो पड़ा नहीं कि उनके जाने से कोई नुकसान हुआ, उल्टा कांग्रेस के जाने से उनको या भाजपा को मतलब विस्फोट का देखना होगा। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी, जिससे कि इनमें विरोध और बढ़ेगा, और जो मुख्यमंत्री ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की संख्या बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी। जी, मधु आचार्य जी, मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद जितनी चर्चाएं हुई थी, वो अब चर्चाएं पूरी तरह बदल गई है, उनकी दिशा भी बदल गई है। पहले मुख्यमंत्री से जब मिले थे, तब जो चर्चाएं बीकानेर में थी, और अब जो चर्चाओं का बाजार गर्म है। पाटा संस्कृति के लिए जाना जाता है बीकानेर। क्या चल रहा है पाटों पर? देवी सिंह भाटी के भाजपा में घर वापसी से एक उत्साह तो मीना जी बीकानेर में है। उसका कारण था कि देवी सिंह भाटी दरअसल जमीनी नेता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो 4.5 साल जब पिछली बार अर्जुन राम जी मेघवाल को टिकट मिला, तो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे राजनेता होते होंगे जाति विशेष के खिलाफ बोलकर अपनी राजनीति करते हो। देवी सिंह भाटी ने उस समय ये ऑब्जेक्शन किया था भाजपा से कि आप मेघवाल को ही क्यों देते हो ऐसी सीट पर। और मजे की बात यह है कि उनके संसदीय क्षेत्र में मीना जी सर्वाधिक वोट मेघवाल जाति के हैं। ये एक बड़ा रोचक तथ्य है। उसके बावजूद भी उन्होंने उनका विरोध किया और पार्टी से इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा मदन सैनी जी उस समय हुआ करते थे पार्टी के अध्यक्ष, काफी अर्से तक वो उन्होंने उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। और बहुत बोल्डली कहूं तो बाद में अर्जुन राम जी के दबाव के कारण उनका वो त्यागपत्र स्वीकार किया गया था। और अर्जुन राम मेघवाल जी के कैंपेन के समय वो जहां भी जाते उनके 8-10 समर्थक पहुंचते और काले झंडे दिखाते उनको। इवन देन जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो पूरे कलेक्टेड परिसर में उन्होंने काले गुब्बारे छोड़े। तो भाटी के विरोध का अंदाज एक अलग था। लेकिन अब चूंकि भाटी वापस आए हैं तो बीजेपी में बीकानेर में मैं शुरू से कहता आया हूं, एक दिन आपकी चर्चा में भी मैंने कहा था, यहाँ बहुत गठबंदी है। वसुंधरा का खेमा यहाँ ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाटी उसी खेमे के थे। अभी ताजा स्थिति है कि जब भाटी को लगा कि वसुंधरा को नेतृत्व नहीं मिलेगा तो उन्होंने न केवल ये बयान दिया कि वो तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने कन्हैयालाल झंवर नोखा में और जोधपुर में, बाड़मेर में, तो ऐसे नेताओं से जो उपेक्षित हैं बीजेपी में, उनसे चर्चा भी शुरू की थी। तो ये कुल मिलाकर भाटी खुद तो तड़प रहे थे पिछले 4 साल से कि वापस बीजेपी में आ जाएं, लेकिन चूंकि वर्चस्व भाजपा की कोर कमेटी हो या नेतृत्व तो उसमें इन दिनों अर्जुन राम मेघवाल का है, क्योंकि वो केंद्र के मंत्री होने के साथ साथ कोर कमेटी के मेंबर, और पार्टी में कौन आएगा उसके लिए जो समिति बनी हुई है उसमें भी वही मुखिया है, उनके साथ वासुदेव देवनानी जी है। ये सारे थे तो उनका बार बार आना जाना रुक रहा था। लेकिन एक चर्चा जब अशोक गहलोत से वो मिले तो ये जरूर चली थी कि वो शायद बीकानेर पूर्व सीट पर कांग्रेस से लड़ सकते हैं, कि कांग्रेस 3 चुनाव लगातार वहां से हार रही है। ये एक चर्चा जरूर चली थी। लेकिन भाटी चूंकि हमेशा से कहते आए हैं मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी के साथ भी जाकर चुनाव लड़ लूं, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये हमेशा कहा करते थे, क्योंकि कांग्रेस से उनका विचार मेल नहीं खाता, क्योंकि उन्होंने बहुत से चुनाव अलग अलग दल से लड़े हैं, भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल, न्याय मंच। वो एक सत्तावर नेता कोलायत क्षेत्र के थे। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा फर्क लोग मानते हैं कि उनके आने से आएगा। पिछले 2 चुनाव कोलायत विधानसभा क्षेत्र में, पहला चुनाव तो भाटी खुद हारे भंवर सिंह भाटी से, दूसरा चुनाव उनके सांसद पुत्र दिवंगत महेंद्र सिंह भाटी की पत्नी पूनम कंवर, वो भी चुनाव हारी लगातार दूसरा, वो 2 चुनाव हार भी चुके हैं लगातार। और उनकी तो अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ जो बोलने का कारण था वो यही था कि जब उनकी पुत्रवधू लड़ी थी तो उनका ये आरोप था कि एक विशेष जाति के वोट जो भाजपा के वोट थे वो जानबूझकर काटे गए उनसे, इसलिए भाजपा उम्मीदवार हारा। लेकिन मैं इस बात को तो अच्छी तरह से मानता हूं कि भाजपा कार्यकर्ता बीकानेर में जो वसुंधरा खेमे का था वो अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा था पिछले 2-1 साल से ज्यादातर।
और जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तब से तो वो बहुत ज्यादा उपेक्षित था। मैंने कल और आज भाटी के जयपुर में जो फोटो देखे तो मुझे वास्तव में अजीब सा लगा कि जो मजबूरी में अर्जुन राम मेघवाल के पीछे भाग रहे थे पिछले 3 महीने से, मुझे भाटी के पास बैठे दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर भाजपा के भीतर का एक तबका, उसे जरूर जोश मिला है भाटी के आने से। और भाटी क्योंकि भाजपा में आ सकते हैं, नहीं तो निर्दलीय लड़ते हैं, मैं शुरू से ये कहता था। इसलिए भाटी के आने की बीकानेर जिले में एक सुखबुगाड़ तो है, क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि एकमात्र देवी सिंह भाटी और रामेश्वर डूडी बीकानेर जिले के ऐसे 2 नेता हैं जो सबसे बड़ा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, जिनकी आवाज पर गांव, ढाणी और शहर से लोग आते हैं। तो ऐसे नेता का वापस अपनी पार्टी में लौटना, तो मृत कई कार्यकर्ताओं को भाजपा के एक संजीवनी तो जरूर मिली है मीना जी। एक तरफ देवी सिंह भाटी के आने से भाजपा के नेताओं को संजीवनी मिली है और दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि देवी सिंह भाटी खुद अपना चुनाव हारे हैं और उनकी पुत्र वधू भी चुनाव हारी है। देखिए, दिग्गज राजनेताओं का राजनीति में चुनाव हारना और जीतना राजनीति का हिस्सा है, चुनावों का हिस्सा है और इसी रूप में इस देश के राजनेताओं ने लिया भी है। बड़े बड़े राजनेता हारे हैं, इंदिरा गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक तमाम नाम उसमें शामिल है, यहाँ तक कि वसुंधरा राजे भी चुनाव हारी है। तो ऐसा नहीं है कि देवी सिंह भाटी चुनाव हार गए तो बहुत बड़ा तूफान हुआ। लेकिन मुद्दा ये है महेश शर्मा जी कि अपने विधानसभा क्षेत्र को जो व्यक्ति नहीं बचा पाया, वो अब बीजेपी में इस वक्त आकर, हालांकि बीजेपी भी उसी दौर से गुजर रही है जिस दौर की हमने इन राजनेताओं की बात की है जो दिग्गज चेहरे हैं, क्योंकि बीजेपी भी आज परेशानी के दौर में राजस्थान में है। ये एक सुर में सब बोल रहे हैं, भले ही बीजेपी के प्रधानमंत्री एक के बाद एक यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन चिंता बीजेपी के भीतर में है और चर्चा बाहर में भी है। तो ये चिंता कम होगी देवी सिंह भाटी के आने से? महेश शर्मा जी। जी, इसमें बहुत कुछ सही बात है कि चिंता कम होगी। आप पहले एक तो मैं बता दूं कि अगर वसुंधरा राजे ने इस बार जो है धार्मिक यात्राएं जो शुरुआत की थी, वो बीकानेर को ही उन्होंने चुना था सबसे पहले। तो एक तो ये इसका संकेत था कि वो धार्मिक यात्राओं के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना संदेश दे रही थी। बाद में जो भी कारण रहा, कितना कर पाई कितना नहीं कर पाई, वो दीगर बात थी। तो इससे एक उनका मतलब क्या कहता है, एक मैसेज था कि जो उनके गुट के जो भी लोग बाग थे, तो उनमें थोड़ा सा मतलब स्फूर्ति आई थी उस दौरान। अब जिस तरह से जो भी शो हुआ, जैसे भी हुआ, देवी सिंह भाटी की हार के अगर कारणों का विश्लेषण करें पिछले किसी भी रूप में, चाहे वो मतलब सामाजिक न्याय मंच के लिए या और किसी दूसरे के भी, उसके पीछे एक कारण रहा है। क्योंकि वहां अर्जुन राम मेघवाल जो वोटर्स रहे हैं, उनका समर्थन उन्हें नहीं मिला देवी सिंह भाटी को। तो ये उनके हार के भी कारण हो सकते हैं, एक चीज। लेकिन देवी सिंह भाटी का जिस तरह से मतलब क्या कहता है, एक जुझारूपन नेता और जड़ से जुड़ा हुआ आदमी अगर जोड़ रहा है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी क्यों जोड़ रही है? वो बिखरे हुए कुटुंब को वापस समेटना चाहती है और समन्वय के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि एक को मतलब क्या कहते हैं, एक धड़े को संतुष्ट करने का मतलब दूसरा धड़ा बिखराव की तरफ चल जाता है। वो मतलब बगावती मूवमेंट भी आ जाता है कि इस गुट को तो हराना ही हराना है। तो फिर वो ये नहीं देखता है पार्टी कहाँ जा रही है। एक ये सत्य है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इनके करेक्टर ये है। तो इससे बेहतर ये है कि जो है उसे सरझोली में समेटा जाए और किसी तरह से उनको खुश करके एक सामूहिक रूप से, क्योंकि इस समय जो माहौल है, मतलब भाजपा को अगर कहीं से जीत सत्ता में वापसी की उम्मीद जो बनी हुई है, वो राजस्थान दिख रही है उसकी ज्यादा संभावना। क्योंकि ये इंडिकेशन राहुल गांधी भी कह गए कि कड़ा मुकाबला है, पलड़ा किधर भी टर्न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखते हुए जो है, ये जो फैसला लिया गया है,
वो मैं सोच रहा हूँ कि वसुंधरा राजे के भी खेमे को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी, आप ये देखिएगा कि अगर देखा है कि सिर्फ राजपूत वोट भी मतलब क्या कहते हैं उससे काफी जो मतलब मिलने की उम्मीद है। एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो अर्जुन राम मेघवाल को जिस तरह से जिस पे कैलाश मेघवाल जी ने अटैक किए थे, तो उससे इमेज को बैलेंस करने की भी दृष्टि से भी इनको लिया गया। और उनको ये भी मालूम रहा कि जब अर्जुन राम मेघवाल चाहे उन पे आरोप कैसे भी लगे, लेकिन एक बार विवादित तो कर दिया इस चक्कर में, तो ऐसी सूरत में उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी हो गया था पार्टी। अब आता है कि अभी जैसे और भी जो लोग बाग शामिल किए हैं, भाटी साहब के साथ साथ ही श्रवण चौधरी जी एक शिक्षाविद हैं, उनको, और एक बांदी कोई से बसपा के जो विधायक के चुनाव लड़े हुए थे पिछले चुनाव में टाकड़ा, उनको भी मतलब शामिल किया गया। तो मतलब कहीं न कहीं पूरे जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी अपने सारे उपाय कर रही है। आप ये मालूम है पिछली हार में आनंदपाल का जो एनकाउंटर हुआ था, उसने भी बड़ा प्ले किया था। तो ये सारी चीजों समीकरणों को ध्यान में रखते साधते हुए ये पार्टी ने अपना फैसला लिया, जिससे कि जो रूठे हुए राजपूत भी हमारी तरफ वापस आए, और दूसरे जो रूठे हुए देवी सिंह जी हैं उनको भी मतलब क्या कहते हैं अपन वापस से मना ले, ताकि बीकानेर में हमारा गढ़ मजबूत हो सके। और दूसरा जो बस मैं जहां तक समझ रहा हूँ, इस समय बीजेपी का फोकस पूर्वी राजस्थान भी रहेगा। और ये मान के चलिएगा कि पिछले जो जितने भी जो चुनाव हुए थे 1, 2, 3, जो गहलोत साहब ने जब बसपा के प्रत्याशियों को अपनी तरफ मिलाया था, तो बीएसपी का थोड़ा बहुत मतलब क्या कहते हैं ना असर एसटी एसटी बैंक पर बसपा का भी है। तो उसको भी मतलब साधने की कोशिश की जा रही है कि वो हमारी तरफ आ जाए, तो पूर्वी राजस्थान में भी हम हमारा पेड़ जमा सके। तो मेरे को कुछ ये जो लग रहा है, उसके पीछे भाजपा धीरे धीरे, भले ही वो अभी अटैकिंग मूड में नहीं है, लेकिन इस समय वो अपना हिसाब से अंदर ही अंदर अंदरूनी स्तर पे अपनी तैयारी पूरी कर रही है। जी, इस पूरी तैयारी में देवी सिंह भाटी के आने से कांग्रेस की तैयारी पर कितना फर्क पाते हैं आप, गुलाब बत्रा जी? अभी भाई मधु आचार्य ने और देवी सिंह भाटी का जो खाका खींचा है, उसके कुछ बातों से मैं सहमत जरूर हूँ, लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात, जो देवी सिंह भाटी की घर वापसी हुई है, जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि उससे एक आरोप जो बार बार पिछले दिनों से चल रहा राजस्थान की राजनीति, विशेषकर भाजपा की राजनीति में, कि वसुंधरा के समर्थकों को दरकिनार किया जा रहा है। उससे इस एक आरोप का जो मढ़ा जा रहा था वसुंधरा के विरोधी गुट द्वारा, कि अब वापसी हो रही है देवी सिंह भाटी। और देवी सिंह भाटी ने भाजपा में शामिल होते जो एक शब्द इस्तेमाल किया है कि सारे मेरे गिले शिकवे दूर हुए और मुझे गले लगाया गया है। ये उनकी जो आंतरिक पीड़ा थी, जो भाई मधुआचार्य ने भी उसका संकेत किया। लेकिन मैं कुछ बात, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत खांटी नेता है, खुददार नेता है। उन्होंने 20 साल पहले लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ मिलकर और सामाजिक न्याय मंच के आधार पर और राजनीति का एक नया दौर शुरू किया था, जो हालांकि उस कोलाय से 7 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से उन्होंने एक नया मोर्चा शुरुआत की थी कि एक राजनीतिक दल या मोर्चा के रूप में हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का एक औजार उसको बनाया था, उस मंच को। हालांकि चुनाव में अधिक सफलता नहीं मिली, वो खुद तो जीते, लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशी खड़ी किए थे उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि सामाजिक न्याय मंच के बैनर पर या और किसी मोर्चे पर उन्होंने जनहित के मुद्दों पर, बीकानेर में विशेषकर मधु आचार्य से परिचित होंगे कि उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए हैं और सुरेंद्र भाषण देने में माहिर हैं। लेकिन उसके साथ एक बात जरूरी है कि जहाँ मेघवाल की बात आती है, अर्जुन मेघवाल नौकरशाही में थे और बीकानेर के कलेक्टर भी रहे। और ये अगर एक मतलब जो दुखद प्रसंग है कि मंत्री जब थे भाटी जी सिंचाई मंत्री थे, उस समय उनकी सिंचाई सचिव से एक बहुत झगड़ा हुआ था और उन्हें ऐसा आरोप है उन पर कि एक चाटा भी मारा था पीके देव साहब को,
कई सालों तक वो मुकदमा भी चला और सारा बात थी। तो एक मतलब अगर दूसरे रूप में एक राजनेता के रूप में एक नौकरशाही के साथ जो उनका रिश्ता रहा है भाटी जी का, वो कहीं न कहीं मैं उस शब्द को जो बीकानेर की पाटा संस्कृति है खुन्नस, वो खुन्नस कहीं न किसी रूप में भाटी जी के मन में, चूँकि एक मानवीय स्वभाव होता है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी कोने में रहा हो कि यार ये कल का कलेक्टर था और हम जब राजनेता थे, मंत्री थे तो हमारे आगे सर कह के खड़ा होता, तो आज हमसे बहुत ऊँचा हो गया। ये कहीं न कहीं उनके मन में एक मानवीय स्वभाव जो मैं समझता हूँ वो है। लेकिन उसके साथ-साथ दूसरी बात कि जो मेरा अनुमान है एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते कि भाजपा और जो आज नेता हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत आगे की राजनीति को चल रहे हैं, वो नए चेहरे तो ला रहे हैं, उसके साथ-साथ जो राजनीति के पुराने चेहरे हैं, विशेषकर भाजपा की राजनीति में, उनको धीरे-धीरे किस तरह से 75 साल का जो एक आयु सीमा उन्होंने रखी है नरेंद्र मोदी ने, और उस 75 साल की आयु सीमा से धीरे-धीरे उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर करने का जो प्रयास किया है। हम देख सकते हैं प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, उनको असम का राज्यपाल बना के भेजा गया। तो मैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये अनुमान लगा रहा हूँ कि भाजपा में इनको लाया जाएगा, इनका चुनाव में सहयोग भी लिया जाएगा और अल्टीमेटली जो आगे पद बने हैं, चाहे राज्यपाल हो या और किसी रूप में, तो कहीं न कहीं इस तरह से इस पीढ़ी को, जो बहुत पुराने दिग्गज नेता रहे पार्टी के और उन्होंने पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दी हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत बड़ा एक अच्छा मोड़ दिया है, उसमें इनका समायोजन हो सकता है। मेरा एक अनुमान है, अनुमान अब वो तो वक्त बताएगा। दूसरा, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो अभी टिकटों की जो लॉटरी खुलने वाली है और वो उससे पता लगेगा कि चुनाव लड़ेंगे या खाली चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जैसा मधु आचार्य ने भी कहा कि विशेषकर जोधपुर संभाग में, और वो चूंकि जगह जगह वो जैसे स्टार प्रचारक की सूची है, उसमें नाम उनका बहुत अग्रणी रहेगा, उसका एक लाभ मिलेगा उनको। जी, तो स्टार प्रचारकों की सूची में जो उनका नाम अग्रणी रहेगा, उसके साथ साथ मधु आचार्य जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। आप लोग प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए ताकि इको नहीं करे। मधु आचार्य जी ने जो बात कही है, आप सभी को अपना ऑडियो इको करना पड़ेगा। थैंक यू गुलाब बत्रा जी। मधु आचार्य जी ने कहा कि देवी सिंह भाटी के आसपास रहने वाले नेतागण जो पिछले लंबे समय से उनके पास थे, लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा था, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उनसे छिटक कर दूसरी तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि उनका अपना भी राजनीतिक भविष्य था और उसकी चिंता भी उन्हें थी। और लग रहा था कि देवी सिंह भाटी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद कहीं वो लोग भी पार्टी में पिछड़ न जाएं, और इसलिए उनकी बैठकें अर्जुन राम मेघवाल की तरफ या पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ जो बढ़ी, वो स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब वो नेता वापस देवी सिंह भाटी की तरफ बढ़ चले हैं। सवाल जिस तरह से गुलाब बत्रा जी ने जो बात कही है और जिसमें बहुत तार्किक रूप से समझ में भी आती है वो बात कि जिस तरह से उन्हें राज्यपाल बनाने या भविष्य में उन्हें कोई और ऐसी जो है संगठन में बड़ी भूमिका या किसी राज्य में भेजने की जो प्रक्रिया, ऐसे में उनकी जो निष्ठा है जहां है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, आपकी जो गुलाब बत्रा जी ने कही और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप बीजेपी के जितने हैं उन्हें वो धीरे धीरे धूमिल कर रहे हैं और नई लीडरशिप जो तैयार कर रहे हैं, तो उस नई लीडरशिप को तैयार करने के लिए एक हथियार यहाँ पर देवी सिंह भाटी भी बनेंगे। मीना जी, मैं आपकी इस बात से सरोकार करता हूं कि मोदी जी नई पीढ़ी को, नए जो ऊर्जावान व्यक्ति है उनको तैयार कर रहे हैं, और उनको तैयार किस बिहार पे कर रहे हैं, उनको तैयार करने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका निभाया जा रहा है वो जो हमारे अनुभवी नेता है उनके द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। आपका ये कहना है कि अनुभवी नेताओं को और कहीं दरकिनार कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। जैसे मेरे वरिष्ठ जितने भी तीनों पत्रकार महोदय ने जैसे एक ही बात कही कि देवी सिंह जी भाटी के आने से अनुभवियों को दरकिनार करने की बात करें, आडवाणी जी कहाँ है? मैं पूछना चाहूंगा आडवाणी जी कहाँ है? आम जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं में जोश आया है, उनको बोलने दीजिए, आपके पास आएंगे, उनको बोलने आम कार्यकर्ता है उनमें एक जोश आया है, उनकी आवाज बुलंद होने की बात कही है।
मतलब सभी पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने यही कहा कि देवी सिंह जी भाटी के आने से जो आम कार्यकर्ता है, जो युवा कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो ऊर्जावान हुआ है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये कहीं भी कोई मैसेज नहीं आया कि देवी सिंह जी भाटी के आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं उदासी आई। तो जो जो बात आप ये सभी पत्रकार महोदय कह रहे हैं, उसका मैं आपकी बात के जवाब में भी देना चाहता हूं कि देवी सिंह जी के भाटी के आने से हमारे जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, वो उनको जो ऊर्जा मिली है, उसको केवल देवी सिंह जी को इसलिए नहीं लेके आए हैं कि उनको बाद में कहीं आप बता रहे जैसे शिफ्टिंग कर दिया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है। और जहां तक गुटबाजी वाली बात है, वसुंधरा जी राजस्थान में आई, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से देवी सिंह जी जुड़े हुए थे। वसुंधरा जी आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे और उनकी जो निष्ठा है हमेशा पार्टी के प्रति रही। और आज जो थोड़े दिन के लिए अलग चले गए थे, उसके बाद में जो देवी सिंह जी भाटी आए हैं, उससे सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, वो जोश बरकरार रहेगा। और उस जोश का जो रिजल्ट है, वो जो 2023 के जो विधानसभा के आम चुनाव है, उनमें देखने को मिलेगा। जी, रवि कुमार जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े खुश होंगे क्योंकि उनका हक चला जाता, जिस तरह से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद चर्चाएं हो रही थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पूर्व में मैं कह चुका हूँ कि आने से चिंता कम का तो मुझे पता नहीं, चिंता बढ़ेगी बहुत, क्योंकि देवी सिंह जी, और हाँ, देवी सिंह जी वसुंधरा जी के कट्टर समर्थक हैं और वो उनको लेकर फिर पंगे करेंगे। साथ ही आपने बात की कि अनुभवियों का हम अनुभव लेकर युवाओं को बढ़ावा देंगे, तो मैं पूछना चाहूंगा आपको कि आडवाणी जी आज कहाँ है? आज कोई भी वरिष्ठ जो भी मोदी जी के सामने आया उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए साइड में किया है। साथ ही आत्मसम्मान की बात की, तो जैसा कि बत्रा साहब ने कहा था कि खुन्नस खुन्नस वाली बात जो कही है, वो कहीं ना कहीं आज आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है भाटी जी के, क्योंकि वो अभी 2 दिन पहले की बात है कि वो किस जिला कलेक्टर जी के ऑफिस में गए थे। वहां पर अर्जुन राम मेघवाल जी सीट पर बैठे थे और भाटी जी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कह रहे थे और मेघवाल जी ने उनको देखा तक नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है और उस ठेस का बदला वो आने वाले समय में बता देंगे। और जो बात कर रहे हैं बिखराव को जोड़ने की, ये बिखराव को जोड़ने की बात नहीं हो रही है, ये बौखलाहट है, जहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जो भी जैसा भी मिले उसको बटोर लो, कैसे भी करके कांग्रेस को जवाब दे दो, क्योंकि इनके पास 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका तो रही नहीं। और विपक्ष की भूमिका नहीं रहने का मतलब है कि सत्ता पक्ष का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए इनको विरोध करने का मौका मिला नहीं। अब ये जनता के सामने कैसे जाए? तो जो रूठों को मनाना, अपने बटे हुए धड़ों को एक करना, इस प्रकार की चीजों में लगी हुई है। और बात करते हैं एक करने की, अरे भैया, जो आपके मेघवाल जी पर आरोप लगाए कैलाश जी, उनको कीजिए, उनको क्यों दरकिनार किया, फिर उनको क्यों बाहर निकाला? तो कहीं ना कहीं इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। बस इनको तो एक बौखलाहट सी है, और बौखलाहट साफ दिखाई भी दे रही है कि इनके पास और कुछ भी नहीं कि जो बता सके जनता को, या उसके बिहाव पर ये चुनाव में जा सके कि बड़े चेहरे। मैं व्यक्तिगत रूप से भाटी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत कद्दावर नेता है, और ये मुझे भी पता है कि वो स्वाभिमानी है, और उस स्वाभिमान का बदला वो इस चुनाव में लेकर बताएंगे, आपको देख लीजिएगा आप। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, और सरकार झूठी बातें, खोखले इरादे इनसे नहीं, जो हमने 4.5 साल तक किया और विपक्ष की भूमिका बिल्कुल चुप रही, वो कहीं ना कहीं हमारे काम को मजबूती से दर्शा रहा है, और उसी की बौखलाहट के कारण ये लोग कर नहीं पा रहे। राजस्थान में सरकार अपने काम के दम पे जा रही है, और सरकार काम के दम पर ही वापस की ताल ठोक रही है, जिससे बौखलाहट भाजपा में साफ साफ दिखाई दे रही है। रवि जी, जब आप लोग ये कहते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, भले ही कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और देश का, दुनिया का राजनीतिक दल हो, जब आप लोग लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हैं, तर्क देते हैं, तो राजनीति में युवाओं को लाने की, राजनीति में उम्र तय करने की बातें करने का अधिकार खो देते हैं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी ने राजनीति में अपना मुकाम हासिल कर लिया था। उनकी उम्र जितनी हो गई थी, उसके बाद भी राजनीति में रहकर वो कौन सा क्या, मतलब प्रधानमंत्री तब बनते तभी उनकी राजनीतिक यात्रा सफल होती, ऐसा भी नहीं था। उस उम्र में राष्ट्रपति उन्हें बना दिया जाता, तो भी क्या वो सही होता? क्या राजनीति में उम्र तय करने की हमारी जितनी बहस चर्चाएं हैं, उन सबको हम पीछे छोड़ रहे हैं, विराम दे रहे हैं? सवाल ये है कि आप लोग तर्क दीजिए, लेकिन तर्क मजबूत होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। वसुंधरा राजे को निश्चित रूप से हम लालकृष्ण आडवाणी से तुलना नहीं कर सकते। वसुंधरा राजे राजनीति में आज भी उनकी उम्र के लिहाज से, उनकी
पर्सनालिटी के हिसाब से, उनके विजन के हिसाब से, उनके नेतृत्व क्षमता के हिसाब से वो राजस्थान की एक बड़ी लीडर है। अब मुद्दा ये है कि देवी सिंह भाटी जब आ गए हैं तो अर्जुन राम मेघवाल उसी कमेटी में है जिसमें तय करना है कि लोगों को लाना किसको है, किसको नहीं लाना है। तो ये जो लाने की जो प्रक्रिया हुई है मधु आचार्य जी, इस प्रक्रिया के बाद बीजेपी के अंदर किस तरह की चर्चाएं हैं बीकानेर में, और अगर बीकानेर से बाहर जयपुर तक आपकी चर्चा हुई हो तो? मीना जी, मैंने जैसा कहा कि भाटी जी काफी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि वापस भाजपा में आ जाए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि देश की राजनीति में चंद्रशेखर के समय से, चंद्रशेखर राजपूतों के देश में नेता हुआ करते थे और देवी सिंह भाटी उनके सबसे निकट के व्यक्ति हुआ करते थे। उसके बाद में जसवंत सिंह जी से और देवी सिंह जी के रिश्ते बहुत अच्छे थे, घरेलू। ठीक उसी तरह से राजनाथ सिंह जी के और उनके रिश्ते भी बहुत घरेलू हैं। और राजनाथ सिंह जी और अरुण सिंह जी का रिश्ता शायद आपको पता होगा, मैं बोलना नहीं चाहता, उनका भी एक रिश्ता है। अरुण सिंह जी जब लगभग 6 महीने पहले बीकानेर आए थे तब उनकी उनसे बात भी हुई थी देवी सिंह जी भाटी से। भाटी जी उस समय साथ नहीं थे, खुला कहा करते थे कि मैं वसुंधरा राजे के साथ हूँ, और एक उनकी बड़ी पैरोकार वसुंधरा राजे सिंधिया थी ही। ये सारा बैकग्राउंड था। लेकिन भाटी ने अपने आप को पिछले 7-8 साल में थोड़ा परिवर्तित किया था और उन्होंने अपने निकट के रिश्ते संघ के लोगों से भी बनाने शुरू किए थे। वो स्वदेशी जागरण मंच के आयोजनों में, प्रशिक्षण शिविरों में, इसमें भी जाना शुरू हो गए थे और उन्होंने भाग लिया है देश में कई जगह पर ऐसे शिविरों में। तो कुछ संघ का एक वो तबका जो संघ की लाइन को छोड़कर भाजपा में आ चुका है, उसका देवी सिंह भाटी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो शहर में ये माना जा रहा है कि ये सारे कारण मिलकर भाटी के घर वापसी का एक वजह बने हैं, जिसमें वसुंधरा जी का बड़ा रोल भी है। आपने अगर नोट किया हो तो भाटी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहला ट्वीट वसुंधरा राजे सिंधिया जी का था, भाटी जी आपका स्वागत है पार्टी में। लेकिन जैसा अभी बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे थे, कांग्रेस के कह रहे थे, आप भी बोले, अर्जुन राम जी मेघवाल का कल से लेकर आज तक कोई बयान नहीं है। आप उनकी छोड़िए, उनके प्रबल समर्थक जो पदाधिकारी हैं या बड़े नेता हैं बीकानेर जिले के, उनका भी कोई बयान नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, अर्जुन राम जी कल दोपहर में ही जयपुर छोड़कर चले गए थे, कहते थे कि मुझे उपराष्ट्रपति जी को कुछ कागज सौंपने हैं, और रात को 9 बजे जाके फॉर्मल बातचीत अरुण सिंह जी के हस्तक्षेप से देवी सिंह जी की और उनकी हुई। और देवी सिंह जी ने अपने बयान में कहा कि मेरी अर्जुन जी से बात हो गई है, मैंने कह दिया है, गिले शिकवे छोड़िए और अब आगे बढ़िए, इतना सा उनका बयान है। लेकिन ये बात इतनी आसानी से सुलझने, मैं बत्रा जी की बात से बहुत सहमत हूं कि ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक का लीडर, क्योंकि भाटी जी का और रूडी का मैंने आपको कहा मास लीडर है ये लोग, ये उनका एटीट्यूड अपना एक अलग तरीके का होता है। भाटी जी अक्सर जब, अब तो ठीक है बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी में रहते हुए और छोड़ते हुए उन्होंने अर्जुन राम जी पर एक बयान किया जो राजस्थानी में किया, मेरे राजस्थानी सारे मित्र समझ जाएंगे, कि छाछ लेवन ने आई और घर ही धनियानी बन गई, छाछ मांगने आई थी और घर की मालकिन हो गई। हमारी पार्टी में ऐसे लोग आ गए, वो बयान आज भी हवाओं में गूंजते हैं। क्योंकि अर्जुन, जैसा बत्रा जी ने कहा ना, मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि भाटी तो तेवर के नेता है। भाटी जी हमारे बीकानेर जिले में अधिकतर भाषण अपने राजस्थानी में देते हैं ताकि अपील करते हैं वो लोगों को, मास लीडर है वो। ये सब स्थितियां हैं, लेकिन गुत्थी इतनी जल्दी सुलझ गई अर्जुन राम और देवी सिंह भाटी के बीच की, मुझे तो नहीं लगता, और सुलझ भी जाएगी, मैं ये भी महसूस नहीं करता। भाजपा की बहुत बड़ी मजबूरी है मीना जी बीकानेर में। समझ में आता है, राजनीति में कोई जो है वो परमानेंट मित्र नहीं होता है और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता है। लेकिन आपने जो बात कही है, छाछ मांगने आई कि नहीं, छाछ मांगने आई और घर की मालिक बन गई, इस बात में आपकी में बहुत सारी बात है। सवाल ये है शर्मा जी कि जो छाछ मांगने आई है उसे छाछ देकर विदा किया नहीं अगर घर वालों ने, तो छाछ मांगने वाले की तो खाली गलती नहीं है ना।
महेश शर्मा जी। हाँ जी, देखिए आज जो भी ये देखा जाए, सिर्फ क्या कहते थे अर्जुन राम जी ने ही मतलब क्या था ना, ब्यूरोक्रेट के रूप में पार्टी ज्वाइन नहीं की। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये जो ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद में खासकर समुदाय विशेष के जो होते हैं, जिनके वोट बैंक के रूप में उन्हें गिना जा सकता है, और उनका समुदाय में बड़ा प्रभाव भी होता है अपने अपने समुदाय में। चाहे वो आप महेंद्र सिंह जाटव बीजेपी में कांग्रेस के जो लीडर रहे हैं, महेंद्र सिंह जी का अपने बता रहा हूँ मैं आपको, उसी तरह से इनका भी जो है मेघवाल जी का भी मतलब अपने उसमें रहा है। तो इनके रेस्पेक्ट जो है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे मतलब क्या कहते हैं, तभी ये सबसे बड़े लिखे हैं, सब जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं, प्रशासन भी चलाना चाहते हैं। तो ये वाला जो है वो एक होता है, और राजनीति में आने का मतलब यही होता है कि हमारी क्रियाशीलता बनी रहे और हमारा व्यक्तित्व जो हमारी जो भीतर की जो है ऊर्जा, उसको हम कैसे काम में लाएं। तो एक ये इरादा होता है ब्यूरोक्रेट का, क्योंकि वो सत्ता में रह चुके हैं, उनको महसूस होता था कि किस तरह से कम पढ़ा लिखा राजनीतिज्ञ भी हमारे पे शासन कर सकता है, और किस तरह से बोल जाता है, किस तरह से व्यवहार करता है। चाहे ये देवी सिंह जी के बहाने मतलब क्या कहता है, जो एक नजीर बनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मतलब जो अच्छे शासक होते हैं और अच्छे प्रशासक जो होते हैं, वो अच्छे शासक भी साबित हो सकते हैं समय पे हम, लेकिन आवश्यकता होती है कि उन्हें जिम्मेदारी क्या दी जाए। अब ये जो जिस तरह की जो कहा जाता है कि माली तो यही है कि अब आप ये कहें कि जो जाट की बहू बनी वो वहां की सीएम भी बन चुकी है, तो वो तो कहीं नहीं रही, प्रशासन में नहीं रही, लेकिन वो इस तरह का मतलब क्या कहते हैं, जिसको लेकर के चाहे गुलाब चंद जी कटारिया हो या और दूसरे जितने भी थे, मैं भैरव सिंह जी मतलब क्या कहते हैं जो खुद है, वो भी देखते रहे कि यार ये क्या हो रहा है, कि किस तरह से मतलब जाट की बहू को रूप में चित्रित करके वो मुख्यमंत्री बन गई। तो ये समय, अवसर, समीकरण और मतलब क्या कहते हैं आपकी स्ट्रेटेजी, ये तय करती है कि आगे वाला नेतृत्व तो आपके हाथ में आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद में जो है मधु आचार्य जी ने जो कहावत कही है, वो साहित्यकार भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसका मायने यही है कि जो छाछ मांगने आई थी वो मतलब क्या था, मालिकन बन गई। तो ये वाली जो उक्ति है वो ये है कि वास्तव में भले ही आदमी छोटा हो या किसमें कद काठी में, चाहे कहीं राजनीति में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अगर उसमें प्रतिभा है तो ले लेगा, और उसमें मतलब क्या कहता है वो मालिकन का बन गई तो बन गई। तो ये वाली जो चीज है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा में छात्र जो मांगने वाले जो ना, मांगने वाले भी कई मतलब क्या कहता है उदाहरण बने हैं, जो राजा बन गए। अब एक कहानी भी है कि जिसमें एक कि जो सबसे पहले मिलेगा उसको भी मैं बादशाह बना दूंगा, ऐसी कई कहानियां हैं। तो उसमें मतलब क्या कहते हैं, जैसे भिक्षुक भी निकले हैं, उनको मतलब राजा बना दिया गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारी कथाएं हैं और वास्तविकताओं से भी जुड़ी हुई है, और वास्तविकताओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यवहार से निकली हुई है, और व्यवहार में इसलिए क्योंकि किसी के हित प्रभावित हुए और किसी के हित नए जुड़ते गए। भैरव सिंह शेखावत लेकर आए थे वसुंधरा राजे को, जसवंत सिंह वसुंधरा राजे के पैरोकारों में से थे, और फिर आखिरी समय ऐसा आया, दौर ऐसा आया कि दोनों विरोध में खड़े हो गए। शेखावत साहब क्या थे? शेखावत साहब क्या थे? कहाँ मतलब पुलिस में मतलब क्या था ना, सिपाही थे, कहां से कहां तक पहुंच गए। तो ये नहीं कह सकते राजनीति में कब किसका भविष्य बनता है या बिगड़ता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी सोच क्या है, और किस मतलब क्या कहते हैं वो मतलब किस तरह से वो हासिल कर सकता है। ये कुशलता है, वो अनपढ़ आदमी में भी होती है। तो ये मतलब कह सकते हैं मतलब क्या कहता है, जो पढ़ा लिखा अगर कोई है तो मतलब क्या कहता है वो निश्चित रूप से उसका शासन में रहने का, प्रशासन में रहने का एक तजुर्बा है। अर्जुन राम जी पे तो ये दोहरी मार थी, एक तो वो पुरुष होकर बेचारे छाछ लेने वाली बहू बन गए, लेकिन अब तो बहुत सारी बहुएं भी आने वाली है राजनीति में। ये कहावत है।
मुस्कुराइए निश्चित रूप से मुस्कुराइए मेनका कहावत जी, है, आप भी निश्चित रूप मुस्कुराइए। से कहावत है, निश्चित रूप से मुस्कुराना कहावत स्वास्थ्य है। के लिए अच्छा होता है मेनका जी, मुस्कुरा लीजिए। लेकिन वो कहावत अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी प्रतिभा से बदली, अपनी प्रशासनिक क्षमता से उसे एग्जीक्यूट किया, बदला नहीं, उसे उसे कहीं ना कहीं फलीभूत किया और लोगों को ये कहने का मौका दिया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भाई छाछ लेने वाली में इतनी प्रतिभा थी और ऐसी छाछ लेने वाली या लेने वाले इस प्रदेश में और देश में और बल्कि दुनिया में राजनीति की बिसात पे भरे पड़े हैं नाम, एक एक करके हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। बड़ी सबसे बड़ी बड़ा चर्चा उदाहरण तो मोदी जी खुद है, चाय बेचने वाले। माइक पकड़ते पकड़ते माइक पकड़ते पकड़ते अडवाणी जी को लगा दिया ठिकाने। सबसे बड़ा उदाहरण, बहुत सही कहा आपने महेश शर्मा जी, सबसे बड़ा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लालकृष्ण आडवाणी के, जो सबसे करीबी लोगों में से थे। माइक पकड़ते पकड़ते आडवाणी खा गए होंगे। आडवाणी जी ने वाजपेयी के कहने के बाद भी लालकृष्ण आडवाणी शख्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को बचाया था। लेकिन वक्त आया और वक्त की जरूरत थी, वो नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें, क्योंकि हमने हमेशा अनेकांत की सोच को अगर समझा है और उसके विचार का कहीं ना कहीं जो आकार है वो ये है कि सबकी अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी की वो सोच नहीं होती तो वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसलिए अब मुद्दा तो ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सोच अपने भविष्य के लिए है जिसमें वसुंधरा राजे फिट नहीं बैठती हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की सोच अपने भविष्य के लिए है जो नरेंद्र मोदी को सूट नहीं करती है। और इस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, वो मैं वो कहावत बोलना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी और वसुंधरा की इस जंग में सबसे बड़े विनर विजेता अगर कोई बनेंगे तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे निश्चित रूप से, अगर इस जंग का कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है तो। बात ये है गुलाब बत्रा जी कि अर्जुन राम मेघवाल ने जो सफलता हासिल की और आज बीकानेर में जो हालात हैं, एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुण सिंह का अगर इसमें हाथ है तो अरुण सिंह इस वक्त राजस्थान में जिनके सबसे करीब है उनका नाम है राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ और अरुण सिंह अगर बीकानेर की, क्योंकि बीकानेर संभाग में ही कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ अब तक आते रहे हैं, अभी थोड़ा डिस्ट्रिक्ट और डिविजन का जो बदला है हाल उसके बाद अलग बात है। तो ऐसे में जो भीतर में बहुत ज्यादा, बिकॉज इन दिनों जो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के जितने दावेदार हैं सबसे ज्यादा चेहरों पर तनाव उन्हीं के दिख रहा है। तो ये जो तनाव बीजेपी में जो था वो देवी सिंह भाटी के आने से कम होगा। गुलाब बत्रा जी, सर अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ, ये मधु आचार्य ने जो छाछ वाली बात की, उस छाछ वाली को मैं बीकानेर से आगे भीलवाड़ा तक ले जाना चाह रहा हूँ। भीलवाड़ा में जब शाहपुरा को अशोक गहलोत की सदासत से और कैलाश मेघवाल के प्रयत्नों से और शाहपुरा को जिला बनाया गया, उससे पहले पहले अर्जुन राम मेघवाल ने भीलवाड़ा में छाछ मांगने का अभियान शुरू कर दिया था और कोशिश ये की थी कि उनके खिलाफ, कैलाश मेघवाल के खिलाफ और एक माहौल बनाया जाए और वो खुद हो सकता है दावेदार बने। जैसे बीकानेर का जैसे मधु भाई ने उदाहरण दिया छाछ का, उन्होंने इसलिए सोचा कि एक भीलवाड़ा भी है, एक मौका है, क्योंकि वहाँ भी मेघवाल समुदाय के लोग काफ़ी हैं भीलवाड़ा शाहपुरा क्षेत्र में। तो उनका कि ये एक आधार बन सकता है कि राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हो सकती है, क्योंकि मैंने एक बार पहले आपके शो में कहा था कि बहुत वर्षों पहले बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कैलाश मेघवाल से मेरी बात हुई थी और उस समय वो सांसद थे, वो बूटा सिंह को हरा करके बने थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी उनसे गलियारे में बात हुई थी और मैंने कहा था उनको कि अगले 10 से 15 वर्षों में मेरा अनुमान है कि राजस्थान की राजनीति में और कोई ओबीसी ये शेड्यूल कास्ट का चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनेगा। तब उन्होंने मुझे कहा था कैलाश मेघवाल ने कि बता जी आपके मुंह में घी शक्कर। तो वो स्थितियां जो कभी बन सकती हैं, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के और उसमें लग रहा था कि दावेदार कौन होगा, एंड टाइम पर योगी
योगी वहां से मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। तो इस तरह से जैसे राजस्थान में जब भैरव सिंह जी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, उसमें ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाभड़ा ऐसे दिग्गज नेता हुआ करते थे, भंवरजी शर्मा, इनमें से कोई ना कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। और हरिशंकर भाभड़ा तो उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में और विजय हुए और नई विधानसभा बनाने का श्रेय भी उन्हें मिला। तो उसी तरह से ये कोशिश हो रही थी कि अभी जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि भाजपा में, यानी अगर कांग्रेस की राजनीति में देखें तो इस समय मुख्यमंत्री पद के 3-4 दावेदार माने जा सकते हैं अशोक गहलोत के अलावा। सचिन पायलट है, सीपी जोशी है, ये 3-4 नाम आ सकते हैं। लेकिन भाजपा में एक से अधिक उम्मीदवार हो गए, कम से कम 1 दर्जन नहीं तो बहुत सीरियस अगर कैंडिडेट माने हम सीएम के तो 7-8 लोग तो हैं जिनके नाम गिनाए जा सकते हैं। तो उसमें निश्चित रूप से मेघवाल का नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि वो उम्र दराज नहीं है। कैलाश मेघवाल उम्र दराज हो गए थे, इसलिए वो अब किनारा कर चुके हैं सारा। वो जो छाछ वाली बात आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात जो आपने कहा अर्जुन राम मेघवाल कि मैंने 2-3 कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ मैं, उनकी जो याददाश्त है, एक तो प्रशासनिक पकड़ है, दूसरा लोगों से वास्ता जो है, क्योंकि वो उद्योग विभाग में पहले अधिकारी थे, उसके बाद आईएएस में चयन हुआ और कलेक्टर भी बन गए उनके, और उसके बाद राजनेता बन गए और उसके बाद मंत्री बन गए। तो ये 3 तरह का जो एक अनुभव है उनका, एक प्रशासन के ठेठ नीचे स्तर से लेकर के और उसके बाद आईएएस में बनना, कलेक्टर बनना, उसके बाद राजनेता बनना और राजनेता के बाद मंत्री का पद संभालना। यानी इस तरह की जो एक पूरी यात्रा है उनकी, अगर अर्जुन मेघवाल की देखें। और फिर दूसरा सहज रूप से मिलना लोगों से, तो ये निश्चित रूप से उनका एक सकारात्मक पक्ष से हम ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना, सोने की चिड़िया, वो सोन चिड़ी किसके सिर पर बैठेगी, वो वक्त होगा। दूसरी तो बात आती है, इतना आसान है नहीं गुलाब बत्रा जी राजस्थान की राजनीति में, और खास करके बीजेपी में। आपको प्लीज अपना ऑडियो, गुलाब जी अपना ऑडियो। एक बात और कहना चाहूंगा कि बात हो रही है इनके देवी सिंह भाटी की। तो देवी सिंह भाटी को भाजपा में कभी हनुमान की संज्ञा दी जाती थी, तो आज वो बीजेपी के लिए वापस हनुमान की भूमिका में तो जरूर आ गए हैं। और वो क्या कर्तव्य दिखाते हैं ये वक्त बताएगा। हनुमान की भूमिका में कहना, जब आप कह रहे हैं, आप प्लीज गुलाब बत्रा जी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बाकी लोग भी प्लीज। मैं सुरेंद्र सिंह नरूका जी के पास आ गई। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, हनुमान देवी सिंह भाटी को कहना वाकई में ज्यादा तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता है वो हनुमान है, और उसी के अंदर देवी सिंह जी भाटी भी है। देवी सिंह जी भाटी, मैं भी कह रहा हूँ, आप सब भी कह रहे हैं कि कद्दावर नेता है। हनुमान जी की तुलना बाकायदा मैं निवेदन करता हूँ स्वयं से ना करें। हनुमान जी हमारे आराध्य, हनुमान जी की जगह बहुत अलग है। रवि जी पेशेंस मैडम, ये हनुमान जी से तुलना खुद से ना करें। रवि जी आप पेशेंस रखिए, आपकी बारी जब आए तब बोलिएगा ना आप अपनी बात। तो मैडम, आप हनुमान जी कैसे खुद को हनुमान जी से कैसे बराबरी कर सकते हैं? स्वतंत्र है अपनी बात करने के लिए, आप स्वतंत्र है अपनी बात करने के लिए, इसीलिए तो हम जो गलत होगा उसका विरोध करना भी हमारा अधिकार है। पैनल में 5 लोग क्यों होते हैं? अगर एक ही बात सुननी है तब तो एक ही जना होगा। पैनल में 5 लोग, जहाँ पर जो बात गलत होगी वहाँ पर उसी टाइम मुझे रोक देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए राम बन जाएंगे कि हनुमान जी से प्रमोट, क्योंकि यहाँ तो रीति है ना प्रमोशन, प्रमोट हो जाएंगे। रवि जी प्लीज रवि जी सुनिए, और जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा प्लीज। उसके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। सुरेंद्र जी, रवि कुमार जी को रवि जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो हनुमान वाली बात की थी, ये उनके एक राजनीतिक उपाधि थी। उस समय ये कहा जाता, ये तो स्वयं सारे हनुमान बन गए, सारे हनुमान बन गए। नहीं, रवि जी, अगर केंद्रीय राजनीति राजनारायण, वो राजनारायण को भी हनुमान कहा जाता था केंद्रीय राजनीति का। तो वो एक कह सकते हैं, आप संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन स्वयं को स्वयं मानना गलत चीज है। ना, उपमा की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक उपमा आप दीजिए, मैं आपकी उपमा का सम्मान करता हूँ। हाँ, तो मैं राजनारायण का उदाहरण दे रहा हूँ ना। राजनारायण भी हनुमान कहा जाता था केंद्रीय राजनीति में। आप सुरेंद्र जी द्वारका जी ने, गुलाब जी ने जो कहा बात सही है। हनुमान का मतलब हनुमान जी की उपाधि देना, उसको ये नहीं कि किसी को हमने हनुमान बना दिया है। और हनुमान की जो उपाधि देने का मतलब वो बिल्कुल एक
डेडिकेटेड रहते हैं किसी पार्टी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। उसी को देकर गुलाब जी ने जो बात बताई थी, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे सब पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कमल के फूल के प्रति डेडिकेटेड है और कमल के फूल के लिए वो हनुमान है। और ये कमल का फूल ही खिलेगा। जैसे अभी मुख्यमंत्री की बात भी चली कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिंबल है और एक ही सिंबल के नीचे मुख्यमंत्री है। जैसे अभी मोदी जी की मीटिंग हुई, उस मोदी जी की मीटिंग में भी मोदी जी ने कहा कि सभी कमल का फूल है, वह उसी को लेके, उसी के लिए और उसी को लेकर सब काम करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर विधायक है तो भी वो कमल का फूल है और अगर मुख्यमंत्री है तो भी वो कमल का फूल है। तो जो कमल का फूल आएगा उस कमल के फूल के आधार पे हमारा मुख्यमंत्री का चयन होगा। न कोई 10 मुख्यमंत्री है, न कोई 15 मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की दौड़ है तो कांग्रेस में है, वो लगातार रूप से देखी जा रही है, जैसे उन्होंने ये पहले तो भी अच्छी बात है जो चीज सुरेंद्र चलती जी, रही। ये तो अच्छी बात है सुरेंद्र जी। इस बात के लिए आपको डिफेंसिव होने की कहाँ जरूरत है। बीजेपी में नहीं अच्छी, इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं कि बीजेपी के पास विकल्प है और 10 लोगों में से किसी को भी जिम्मेदारी दे तो बीजेपी उस जिम्मेदारी को वो नेता निभाने के लिए सक्षम है। तो आपको इसके लिए मैं डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, डिफेंसिव वाली बात नहीं कह रहा हूँ मीना जी। मैं बीजेपी में केवल 10 ही नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में सभी कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस बात के लिए बिल्कुल तटस्थ हैं कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी की जो है कमल, उस कमल के नीचे सभी हैं। उसमें 10, 15, 20 की गिनती करना वो एक गलत होगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता अपने आप में मुख्यमंत्री बनने की कयाद रखते हैं। इसलिए कमल के फूल के आधार पर जो तय होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात की किसी भी रूप से, जैसे कांग्रेस में लड़ाई है वैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। बात रही देवी सिंह जी भाटी की, और जैसे अर्जुन मेघवाल जी के बारे में जो बार बार में बात आ रही थी और उसके बारे में 3-4 कहावतें भी आपके इस मीडिया के अंदर चली। इस कमेटी में, जिस कमेटी के अंदर जो भी राजनेताओं को या कार्यकर्ताओं को लिया जाना है, उस कमेटी के अंदर बाकायदा मेघवाल साहब भी हैं, वासुदेव नानी जी भी हैं, ओकार सिंह जी लखावत भी हैं। और जो उस कमेटी के अंदर तय होने के बाद में ही किसी व्यक्ति को लिया जाता है, जैसे देवी सिंह जी भाटी की और मेघवाल साहब की बात हुई। तो ये बात कहना कि देवी सिंह जी भाटी आए उससे मेघवाल जी कहीं नाराजगी हो या मेघवाल जी के और देवी सिंह जी की भाटी में कोई ऐसा मनमुटाव, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकायदा अर्जुन मेघवाल जी उस कमेटी में थे और उस कमेटी ने ही निर्णय लिया है और उस कमेटी के निर्णय के आधार पर ही देवी सिंह जी की भाटी को ज्वाइनिंग की, इसलिए दोनों की सहमति। दूसरी बात रही प्रशासनिक और राजनीतिक। मैं कह रहा हूं अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति होगा जिसमें जनता के बीच में रहा हो और प्रशासन के रूप में उसने अपना काम किया हो, और उसके बाद वो राजनीति में आता है तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है। अर्जुन जी मेघवाल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी अच्छा काम किया और उसके बाद में आज राजनीति के रूप में भी अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात रवि जी बार बार में ये कह रहे थे कि देवी सिंह जी भाटी के आने से कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में हो गया, कांग्रेस में बौखलाहट है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में और आम लोगों में, जैसे अभी आचार्य साहब ने भी कहा कि बीकानेर की जो बातें बताई, या गुलाब जी ने भी जैसे बीकानेर की बात बताई, जब आम व्यक्ति जो पार्टी और पार्टी के बाहर का है वो सभी ये कह रहा है कि देवी सिंह जी की भाटी के आने से बहुत ही अच्छा कार्यकर्ताओं में एक जोश है। केवल मात्र अगर वो निराशा है वो कांग्रेस में, जिसकी बौखलाहट रवि जी के मुंह से साफ जाहिर नजर आ रही है कि देवी सिंह जी के भाटी के आने से बीजेपी में ये हो जाएगा, बीजेपी में हो जाएगा। तो अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ के बात क्यों की? क्योंकि देवी सिंह जी भाटी एक कद्दावर नेता थे। हर पार्टी, हर व्यक्ति ये चाहता था कि देवी सिंह जी भाटी उनके साथ आके खड़ा है। आज देवी सिंह जी भाटी भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के थे। भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, भारतीय जनता पार्टी देवी सिंह जी के आने से और ज्यादा मजबूत हुई, और देवी सिंह जी भाटी के आने से जो कार्यकर्ता है उनमें जोश आया है। और वो जोश आपको बाकायदा बीकानेर में ही नहीं, बीकानेर के पूरे संभाग में नजर आएगा, पूरे राजस्थान में नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमतों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और उसी के बौखलाहट है कि अगर कोई भी आए, चाहे मिर्जा परिवार से कोई आए, चाहे देवी सिंह जी आए, चाहे अन्य कोई व्यक्ति जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, चाहे जो सीकर के जुड़े हों, चाहे अपने रणवा जी जुड़े हों, उसमें जो बौखलाहट आएगी वो कांग्रेस में दिनों दिन, जब भी आपकी डिबेट होगी, जब भी कोई राजनेता जुड़ेगा, तो वो बौखलाहट वहां के प्रवक्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आएगी, जो देवी सिंह जी के जुड़ने से आज आपके सामने जो कांग्रेस के प्रवक्ता दिख रहे हैं उनके चेहरे पर नजर आ रहे हैं। रवि जी अब बोले आप जी। पहले तो मैं जवाब दूंगा कि शायद इस डिबेट को जितना मैंने आनंद के साथ बात की है उतना तो आपके चेहरे पे दिखाई नहीं। और बात कर लेता हूँ मैं कि जैसा कि आचार्य जी ने साफ कह दिया था कि जैसे ही भाटी जी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट आता है वसुंधरा राजे जी का,
साथ ही जिस बीकानेर की ये बात कर रहे हैं वहां के जिला अध्यक्ष और इन्हीं के माध्यम से मैं ये बात आप तक आप लोग के घर में जो डॉग है उसकी आवाज आ रही है, प्लीज अपना ऑडियो कम कर लीजिए। रवि कुमार जी हमारी के बात में नेटवर्क इश्यू है। रवि जी बोले। जी, तो जैसा कि आचार्य जी के माध्यम से हमें पता चला कि इनको शुभकामनाएं देने वालों में सिर्फ और सिर्फ एक वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो दिख रहा है कि किसके लिए क्या मजबूती हुई और किसके लिए तनाव बढ़े हैं। बात कर रहे थे ये कि आप कह रहे थे मैम कि इनकी लड़ाई में और वसुंधरा जी की और मोदी जी की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा ना उठा ले। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इनकी लड़ाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम जनता के 4 साल तक काम करे हैं और 2030 का मिशन लेकर चल रहे हैं, उसी के दम पर हम चुनाव के मैदान में हैं। साथ ही तनाव बढ़ने की बात, तनाव इनके जो भाई साहब कह रहे थे कि हमारे तो मुख्यमंत्री नहीं है, मैं गिनवा सकता हूँ कि कितने लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कुर्ते पजामे तक डाल दिए उन लोगों ने मुख्यमंत्री बन के शपथ लेने के लिए, और वो सिर्फ ख्याली पुलाव रहेंगे इनके। हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और आप प्रमाण देख भी सकते हैं। जहाँ पर भी हमारे संगठन के काम होते हैं वहां पर पूरी कांग्रेस, राजस्थान की पूरी कांग्रेस एक मंच पर आकर अपनी बात रखती है, लोगों का, बुजुर्गों का, माताओं का अभिवादन करती है और उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताती है। वही बात कर लूं मैं इनकी, ये बात करें हमारा सिर्फ और सिर्फ निशान एक फूल है। तो फूल का मैं बता दूं, जब परिवर्तन यात्रा निकल रही होती है तो इनकी वसुंधरा जी देव स्थानों की यात्रा शुरू कर देती है। ये सब आपने देखा भी है। तो फूल के लिए अपनी अपनी खींचने में लगे हुए हैं और जैसे ही समापन वाले समय पे मोदी जी आते हैं, मैं कहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो आकर देखे क्या जाते हैं। वो आज तक शायद 10वीं बार की यात्रा थी, आप उठाकर देख लीजिए, खोखले वादे, झूठी बातें और एक दूसरे का भड़काने का, इसके अलावा कोई बात नहीं करके जाते। तो भैया हम खुद सनातनी हैं, हम खुद हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। आप सनातन के रक्षक कहाँ से होंगे? सनातन के रक्षक बनने का जो झूठा आडंबरी लोग रख रहे हैं उसको जनता समझ भी चुकी है। तो कहीं ना कहीं देवी सिंह जी भाटी में करो कद्दावर नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भाजपा में जाने की वजह से जो चीज होगी ना, वो विस्फोट में आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये विस्फोट आपको आने वाले 10-15 दिन के अंदर दिखाई दे देगा कि इनके जाने से भाजपा एक हुई थी या विस्फोट बढ़ रहे हैं। तो साथ ही में ये जो बता रहे थे कि झटपटा रहे थे वो भाजपा में आने के लिए पिछले कई दिनों से। अब आप सोचिए, कद्दावर नेता जो भाजपा का, जिनको ये अपना कद्दावर नेता भी मान रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान भी करें, वो नेता झटपटा रहे हैं भाजपा में आने के लिए, और लेने वाले लोग उनको अभी तक फोटो, जब अगर हम किसी को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे तो फ्रेम में होने चाहिए। अर्जुन राम मेघवाल जी क्यों नहीं थे, क्यों वहां से वो चल लिए और खाती वो छाछ मांगने आई थी, बिरानी बन गई। तो ये जो टीस है ना भाटी जी के मन में, वो राजपूत समाज से आते हैं और उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई थी उसका भी वो हिसाब किताब आप कर लेंगे। और कुल मिलाकर एक मोदी, स्वाभिमान तो उनको भी रखने का उतना ही अधिकार है जो भाटी समाज से या राजपूत समाज से नहीं आती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा, माफ कीजिए मुझे रवि जी, समय की कमी है और आपके इंटरनेट में भी कुछ इश्यू है, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी हर दिन शाम 6 बजे आपके साथ राजस्थान के मुद्दों पर जो गुफ्तगू होती है, जो चर्चा होती है, जो बहस होती है, हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं उनसे अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube और Facebook चैनल पर अपने सवाल और अपने सुझाव जरूर साझा करें। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।